आज आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं और ये जो खबर है वो भारत चीन की सीमा से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि 2014 के बाद से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ चीन को लेकर काफी मुखर रहे हैं। कभी कहते हैं कि चीन की सेना लद्दाख में अंदर बैठी है, आज लद्दाख में चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है। कभी कहते हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है। कभी कहते हैं चीन ने हमारी जमीन छीन ली, 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी। कभी राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि चीनी सेना हमारे जवानों को पीट रही है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी की सरकार होती, अगर उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में उठाकर चीनी सैनिकों को बाहर फेंक देते। हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों दो बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक तरफ जहां आप भारतवासी आदि कैलाश की यात्रा अब गाड़ियों के सहारे कर सकेंगे। 4 मई से ये यात्रा शुरू हो रही है और ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जल्द ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी बिना चीन गए, बिना नेपाल गए अब भारत के लोग कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाऊंगा। ये दस्तावेज जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हैं, इनके परनाना से जुड़े हैं और उस समय संसद में क्या कुछ हुआ, कैसे नेहरू ने इस देश के लोगों को धोखे में रखकर कैलाश मानसरोवर चीन को सौंप दिया और उस दौरान क्या कुछ हुआ, दस्तावेजों के जरिए ये सारी कहानी आपको दिखाने वाला हूं। इसलिए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो, थोड़ा ये वीडियो दोस्तों बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे ऐतिहासिक संदर्भ के साथ मैं पूरी कहानी आपके सामने रखने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिना किसी भूमिका के सीधे पहले आपको ये महत्वपूर्ण खबरें दिखाता हूं। आप इस खबर को देखिए। पहली बार आदि कैलाश तक गाड़ियों से जा सकेंगे श्रद्धालु। उत्तराखंड में बीआरओ ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई 130 किलोमीटर लंबी सड़क और ये 4 मई से शुरू हो रही है यात्रा। याद रखिए, श्रद्धालु पहली बार तवा घाट से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक वाहनों से जा सकेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में ये होने जा रहा है। और ये भी याद रखिए, अब तक श्रद्धालु तवा घाट पॉइंट से ये यात्रा पैदल करते थे और इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम ने पैकेज का भी ऐलान किया है। और जो आदि कैलाश है ना, इसे भारत का कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं। चीन के कब्जे वाले तिब्बत में, चीन ने तो कब्जा किया, अभी तो ये भी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये कब्जा किया। वहां पर जैसे कैलाश पर्वत की परछाई मानसरोवर झील पर पड़ती है, वैसे ही आदि कैलाश पर्वत की परछाई भी पार्वती कुंड में पड़ती है। और फिलहाल जो है उत्तराखंड सीमा पर लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो अभी बंद है, ये आप जानते हैं। और एक बात और याद रखिए, आदि कैलाश जाने के लिए किसी वीजा की ज़रूरत नहीं है, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार ने काम नहीं किया, अब सरकार ने काम किया है तो आप वाहन के जरिए जा सकते हैं। ये समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है। मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ जब माता पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे थे तो इसी स्थान पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। इसलिए ये कैलाश मानसरोवर के बाद बड़ी पवित्र जगह मानी जाती है दोस्तों। और एक बात मैं आपको मान्यताओं और इतिहास के संदर्भ में बताऊं कि पंच कैलाश की मान्यता है, यानी कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत, आदि कैलाश, इसके अलावा 3 और कैलाश हैं और इन्हें मिलाकर पंच कैलाश माना जाता है।
ये कैलाश मानसरोवर, श्रीखंड और किन्नौर कैलाश हैं। अब आपको मैं दूसरी बड़ी खबर भी बता देता हूं। आदि कैलाश के बाद जो मुख्य कैलाश पर्वत है, वो तो आप जानते हैं दोस्तों कि वहां जाने के लिए आज भारत सरकार को चीन के हाथों, मतलब चीन के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि वहां जाने के लिए तो आपको, वो तो दूसरे देश की सीमा में पड़ती है, तो आप जाएंगे कैसे। और ये जो कुछ भी हुआ ये नेहरू की वजह से हुआ। ये कहानी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, इस साल के अंत तक ये संभव है कि अब बिना चीन गए, बिना नेपाल गए, भारत के लोग कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा करने वाले हैं। और खुद मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल 22 मार्च को ये जानकारी दी थी कि कैसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये रास्ता मुश्किल परिस्थितियों में तैयार किया जा रहा है। उस समय का एक बहुत छोटा बयान आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाइए। -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। ये अपने आप में ऐतिहासिक काम है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल जब मार्च में इसकी जानकारी दी गई थी तब 85% काम पूरा हो चुका था। यानी जल्द ही ये खुशखबरी आने वाली है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार के मंत्री भी बेहद उत्साहित हैं और सबको वचन भी दिया था उस समय। एक छोटा हिस्सा और सुनाता हूं। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड। सुना अपने दोस्तों, जिस कैलाश मानसरोवर पर इस समय चीन का कब्जा है, वहां जाने के लिए चीन के आगे झुकना पड़ता है, वहां अब भारत के लोग बिना किसी से पूछे, बिना किसी की मदद के सीधे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो यात्रा है ना कैलाश मानसरोवर की, ये इतनी आसान नहीं है। आज राहुल गांधी जिस तरीके से चीन को लेकर मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, उनके लिए ये देखना जरूरी है कि जिस कैलाश मानसरोवर के लिए ये हिंदुओं की पवित्र भूमि है, इस देश की संस्कृति में रची बसी हुई भूमि है, उसे किस प्रकार से नेहरू ने छल के द्वारा चीन को सौंप दिया। और इसके ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। इस पर मैंने बड़े ही रिसर्च के साथ दोस्तों, महीनों के रिसर्च के साथ मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके ये चीज़ें निकाली हैं। और ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाया था, उस वीडियो का एक हिस्सा आपके सामने फिर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें संवाद है। लोकसभा के भीतर किस प्रकार से नेहरू ने बयान दिए, कैसे विपक्षी सांसदों ने सवाल खड़े किए, और कैसे भारत और चीन के बीच व्हाइट पेपर का दस्तावेज का लेन देन हुआ, वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो उस वीडियो का एक हिस्सा अब आपके सामने प्रस्तुत है, आप देखिए। अब आपको नेहरू के उस ऐतिहासिक बयान का दस्तावेज दिखाता हूं। नेहरू ने ये ऐतिहासिक बयान 14 अगस्त 1962 को दिया था। 14 अगस्त 1962 को। आप लोकसभा के इस दस्तावेज को बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये दस्तावेज शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। मैंने बहुत मेहनत की है इस दस्तावेज को आपके सामने लाने के लिए, और ये पूरा का पूरा जो अंग्रेज़ी में है, हिंदी में है, इसे अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। दरअसल अगस्त महीने में 1962 के अगस्त महीने में लोकसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हो रही थी, और तब कई सांसदों ने नेहरू से ये सवाल उठाया था कि आपने कैलाश मानसरोवर पर आपने अपना अधिकार क्यों नहीं जताया, आपने चीन को कैसे दे दिया। तब उन सवालों पर नेहरू, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिफरते हुए किस प्रकार का जवाब दिया था, आप ये देखिए। इस दस्तावेज से ही आपको पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। इसमें एक जगह क्या लिखा है, कुछ माननीय सदस्यों ने अध्यात्म, धर्म और कैलाश मानसरोवर में हमारी गहरी आस्था का उल्लेख किया है, और इसलिए हमें कैलाश मानसरोवर और ब्रह्मपुत्र तक अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए।
किसी समझदार व्यक्ति के लिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई विवेकहीन व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। विवेकहीन व्यक्ति। मुझे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए खेद हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब कैलाश मानसरोवर पर ही वो आगे क्या कहते हैं वो भी सुनिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए मैं उन्हें भारत की जमींदारी नहीं बनाना चाहता। बताइए, अपनी ही जमीन, अपना तीर्थ क्षेत्र, उसको जमींदारी बता रहे हैं नेहरू। जमींदारी के रूप में किसी वस्तु को अपने कब्जे में लेना और उस पर अपना अधिकार जताना, यह एक जमींदारी युक्त सोच है। क्या कह रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष यात्री जो कि पूरे अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं, उनके बारे में तो क्या बात की जाए। अब बताइए, कैलाश मानसरोवर की बात हो रही है, वो अंतरिक्ष में ले गए हैं। आजकल अधिकांश लोगों के लिए देशों की सीमाओं का भी कोई महत्व नहीं है। समझ रहे हैं ना? उन्होंने आगे क्या कहा? हम अभी भी मध्यकाल की बातें करते हैं। हम में से अधिकांश मध्यकाल के अनुसार जीते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बड़ा भाषण है, मैं आपको इससे जुड़ी हुई चीज़ें ही दिखा रहा हूँ। और एक जगह कहते हैं, हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो लेश मात्र भी भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाता हो। शेष बातों के लिए मैं पूरी स्वतंत्रता चाहता हूं। ये है नेहरू का बयान। नेहरू का ये जवाब कई सांसदों के सवालों को लेकर था। अच्छा, कैलाश मानसरोवर पर जब ये चर्चा हो रही थी, जब मतलब भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हो रही थी, तो कई सांसदों ने सवाल उठाए थे और नेहरू से सीधा ये सवाल पूछा था। और सवाल ये 13 अगस्त 1962 को पूछे गए थे, जिसका जवाब नेहरू ने एक दिन बाद दिया था। अब देखिए, मंदसौर के सांसद UM त्रिवेदी ने नेहरू जी से क्या पूछा था, आप जरा समझिए इस सवाल को। क्या हम माउंट कैलाश पर यह कहते हुए दावा नहीं कर सकते कि कैलाश से साबित होता है कि यह भारतीय नाम है, कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर नाम भी भारत के अलावा और किसी देश द्वारा नहीं दिया जा सकता है। हम वहाँ हजारों हजार सालों से जाते रहे हैं। इसके अलावा UM त्रिवेदी जी आगे क्या कहते हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अब हमें इस सपोले को खत्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन को सपोले बता रहे हैं क्योंकि वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकता है। यह एक बिच्छू की कहानी की तरह है। आप एक बिच्छू को खिलाएंगे तो वो आपको ही काटता है। हमने भी चीन के लिए यही काम किया है। हमने संयुक्त राष्ट्र में चीन के मामले को प्रायोजित किया और यह चीनी बिच्छू हमें ही काटने और डंक मारने जा रहा है। नेहरू से एक सवाल मैंगलोर के सांसद ने पूछा था। अब इनका नाम क्या है, ये देखिए, जोआचिम अल्वा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये क्रिश्चियन सांसद, लेकिन उन्हें भी कैलाश मानसरोवर पर जो चीनी कब्जा था ना, वो भी शूल की तरह चुभ रहा था। और उन्होंने सीधे सवाल दागा नेहरू से। आप देखिए, ये 13 अगस्त 1962 का सवाल है जो लोकसभा में पूछा गया था। आज हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है क्योंकि इस समझौते के बाद तिब्बत हिंदुस्तान का पड़ोसी न रहकर चीन हिंदुस्तान का पड़ोसी हो गया। चीन और हिंदुस्तान की सीमाएं एक दूसरे से मिल गई और उसका कुपरिणाम हम आज भोग रहे हैं। आज कैलाश और मानसरोवर अपने नहीं रहे। ये क्रिश्चियन सांसद कह रहे हैं नेहरू से। लद्दाख में चीनियों का कब्जा हो गया है और आज हम उस खतरे से दो चार हो रहे हैं। पंचशील का जो बहुत ही अच्छा सिद्धांत था, आज वह पंचशूल के समान हमारे सामने आ गया है। सोचिए, पंचशील जिस पर नेहरू इतना वो कर रहे थे, उसी पर उन्हें वो व्यंग्य कस रहे हैं कि आपका जो पंचशील है वो पंचशूल हो गया है। साथियों, अभी आपने जिस पंचशील नीति के बारे में सुना, वो पंचशील नीति 1954 में नेहरू ने चीन के साथ समझौता किया था, जिसे पंचशील का समझौता कहा गया। और इसी पंचशील समझौते के तहत नेहरू जी ने जो कैलाश मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र है, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र क्षेत्रों में से एक है, उसे छोड़ दिया। उसे नेहरू ने चीन को दे दिया। इसी पंचशील सिद्धांत जो एग्रीमेंट हुआ था उसके लिए इसका संसद में विरोध भी किया गया, लेकिन नेहरू जी नहीं माने। वो तो अपने ही बात में रहते थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना। लेकिन सच्चाई ये थी कि चीन लगातार
धोखे देता रहा और इस पर बकायदा 1960 में संसद में सवाल उठाया गया। 54 के बाद 6 साल बाद आप इस दस्तावेज को देखिए, ये दस्तावेज भी आपके काम की चीज़ है। इसके मुताबिक 29 अप्रैल 1960 को फिरोजाबाद के सांसद ब्रजराज सिंह ने नेहरू से सीधे सवाल पूछा। अब मैं सवाल का कुछ हिस्सा आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक बातचीत का सवाल है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, वह हर वक्त की जानी चाहिए। अपनी उत्तरी सीमाओं के संबंध में चीन से साफ तौर पर कहना चाहिए कि मैकमोहन रेखा वाली सीमा रेखा नहीं है, वरन वह सीमा रेखा होगी जिसमें मानसरोवर, कैलाश और पूर्व वाहिनी ब्रह्मपुत्र आते हैं। मतलब उन्होंने बताया कि कैलाश मानसरोवर कैसे छोड़ दें, ये तो हमारा सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। लेकिन नेहरू जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये हक नहीं जताएंगे, हमने तो दे दिया उनको। अब नेहरू जी ने उस पर क्या जवाब दिया ये भी सुनिए। मुझे फिर श्री ब्रजराज सिंह का जिक्र करना पड़ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मामले में हमारे विचार कतई नहीं मिलते, इसलिए कि वह चाहते हैं कि हम मैकमोहन लाइन के उस पार 70 मील तक कब्जा करके ब्रह्मपुत्र और मानसरोवर तक पहुंच जाएं। देख रहे हैं ना किस प्रकार से नेहरू कैलाश मानसरोवर के लिए बार बार अपनी गलत बातों पर अडिग हैं और वो सबके सुझाव को दरकिनार करते जा रहे हैं। अब आपने सांसदों के सवाल सुन लिए और नेहरू का जवाब सुना। अब आपको मैं फिर से उसी दस्तावेज में लाता हूं जिसमें नेहरू ने लोकसभा में अपने बयान के आखिर में ये कहा था कि हम भारत के सम्मान को लेश मात्र भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और लेकिन आप हमें काम करने की पूरी स्वतंत्रता दीजिए। अब मज़ा देखिए, नेहरू जी ने इस स्वतंत्रता का किस प्रकार उपयोग किया या फिर कहिए दुरुपयोग किया, इस पर मैं आपके सामने एक दस्तावेज रखता हूँ। ये सब देख करके ना मतलब आप हैरान रह जाएंगे। ये दस्तावेज किसने दिया? नेहरू जी के विदेश मंत्रालय ने चीन के विदेश मंत्रालय को दिया था। और याद रखिएगा, ये विदेश मंत्रालय जो है नेहरू जी के ही अंदर था, मतलब नेहरू जी खुद भी विदेश मंत्री थे। अब देखिए ये दस्तावेज बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये भारत के दूतावास द्वारा चीन के विदेश मंत्रालय को ज्ञापन दिया गया था और ये 30 अक्टूबर 1959 का है। ये वाइट पेपर है जो संसद में पेश किया गया और पूरे देश के सामने पेश किया गया था। वाइट पेपर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसकी अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें भारत ने हजारों साल पुराने उदाहरण देते हुए ये बताया था कि किस प्रकार से भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। बहुत छोटा हिस्सा पढ़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है। भारत की उत्तरी सीमा एक पारंपरिक सीमा है जो लगभग 3000 साल से चलती आ रही है। 3000 साल। इस सीमा के साथ के क्षेत्र जो सुदूर उत्तर में क्वेन लून पहाड़ों से पूर्व में बर्मा के जंक्शन तक लगभग 2500 मील लंबे हैं और हमेशा से भारत का हिस्सा रहे हैं। अब ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, मैं आपको इसकी झलक दे रहा हूँ, वरना अगर पढ़ने लगूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। अब देखिए ना, इसमें विष्णु पुराण के एक श्लोक का भी उल्लेख है। आप ये श्लोक देखिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मेरे शब्द हो सकता है उच्चारण में कहीं हो, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। इसका अर्थ है हिमालय का सबसे पहला संदर्भ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की चर्चा हो रही जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें कहा गया है कि हिमालय सभी पहाड़ों का प्रतीक है। 10वां मंडल, 10वां अध्याय, सूक्त, केनोपनिषद। देखिए बहुत सारी चर्चा है इस डॉक्यूमेंट में। ये विदेश मंत्रालय का डॉक्यूमेंट है जिसके मुखिया खुद नेहरू थे। अब आगे बढ़िए। देखिए इसमें वैदिक काल, महाभारत, मौर्य, गुप्त साम्राज्य के दौरान किस तरह भारत का कैलाश मानसरोवर क्षेत्र पर अधिकार रहा है, इस डॉक्यूमेंट में वो भी लिखा गया है। और ये चीन को बताया गया है। चीनी यात्रियों का हवाला दिया गया है। अब देखिए यहाँ तक कि मुगल काल और ब्रिटिश काल के तथ्यों की जानकारी दी गई है। और विदेश मंत्री नेहरू के इस ऐतिहासिक दस्तावेज का आपको कंक्लूजन पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए,
दरअसल पुरातन काल से लेकर आधुनिक काल तक सीमांत क्षेत्रों के व्यापक सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्तर में भारत की वर्तमान सीमाएं ऐतिहासिक सीमाओं के साथ हैं। दुनिया में कुछ ही ऐसी सीमाएं होंगी जो इतनी लंबी और अटूट परंपरा का दावा करती हों। ऐतिहासिक प्रभाग विदेश मंत्रालय। इस दस्तावेज में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो भारत के विदेश मंत्रालय, नेहरू जी ने वहाँ के विदेश मंत्रालय को सौंपा। देखिए, इसमें एक बड़ा मैप भी है, विस्तृत मैप है, मानचित्र, और इसमें सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो इस मैप में दर्शाई गई हैं। इसमें सीमाओं का जिक्र है। आप देखिए, यानी प्रधानमंत्री नेहरू लोकसभा में ये कह रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर पर अपना कोई अधिकार नहीं है। आप याद रखिए, मतलब डबल स्टैंडर्ड देखिए कि वो संसद में कह रहे हैं, संसद में सांसदों को बता रहे हैं कि भैया कैलाश मानसरोवर की बात मत करो, ये अपना नहीं है, वो उनका है। फिर उसके ऊपर कुछ उदाहरण देते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं, नासमझी की बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चीन के विदेश मंत्रालय को जो दस्तावेज सौंप रहे हैं उसमें 3000 साल पुराने जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसकी व्याख्या की जा रही है, पुराणों की, वैदिक काल की बात हो रही है। अब यहाँ नेहरू देश का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये आप तय कीजिए। ये सवाल मैं आप ही के लिए छोड़ देता हूं। अब नेहरू के रुख में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, ये समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल नेहरू ने चीन के साथ 1954 में पंचशील का जो समझौता किया वो दरअसल आदर्शवाद का एक पूरा का पूरा पोटला था। अब नेहरू भारत में, पूरी दुनिया में ये ढोल पीट रहे थे कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया, पंचशील का समझौता किया, और मतलब इसी समझौते की आड़ में चीन लगातार अपनी जातियां कर रहा था, भारतीयों के साथ जाति कर रहा था, भारतीय भूभाग पर कब्जा कर रहा था, और नेहरू सिर्फ इसी वजह से, इसी आदर्शवाद की वजह से उसे दरकिनार मतलब इग्नोर कर रहे थे। लेकिन असलियत तो उनको पता थी, वो समझ रहे थे कि चीन तो उनको धोखा दे रहा है, लेकिन वो देश के सामने स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और यही वजह है कि वो संसद में कुछ और बोल रहे थे और चीन के विदेश मंत्रालय को कुछ और दे रहे थे। लेकिन ये मामला सामने कैसे आया, ये समझिए। दरअसल इस समझौते के बाद लगातार भारत चीन के बीच जो रिश्ते थे वो खराब होते चले गए। भारत चीन युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया, और जब स्थितियां नेहरू के कंट्रोल से बाहर हो गईं, तब जाकर के नेहरू जी ने संसद में देश के सामने वाइट पेपर प्रस्तुत किया। और इसमें देखिए 1954 से लेकर 1959 तक के बीच भारत चीन के बीच हुई सभी बातचीत और दस्तावेजों के आदान प्रदान की जानकारी दी गई थी। आप देखिए, इसका हेडर है नोट्स, मेमोरेंडम एंड लेटर्स एक्सचेंज्ड एंड एग्रीमेंट्स साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना 1954-1959 वाइट पेपर। अब इस वाइट पेपर से साफ होता है कि 1954 में जो पंचशील का समझौता किया गया उसमें ये बात लिखी हुई थी कि चीन भारत के जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, उनको बिना किसी रुकावट के वो कैलाश मानसरोवर तक जाने की इजाज़त देगा। और चीन मतलब नेहरू जी ने तो दे ही दिया था, इसी समझौते में कैलाश मानसरोवर उनको सौंप दिया था। अच्छा, उसमें ये भी कहा गया कि चूंकि ये संबंध 3000 साल पुराने हैं, उसे चीन ने उस समय मान लिया। अब ज़रा आप डॉक्यूमेंट देखिए, इसके आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, मैं कुछ हिस्सा आपको पढ़कर सुना देता हूँ। हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सहमत है कि दोनों देशों के धार्मिक आस्थावान लोगों द्वारा तीर्थ यात्रा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप संपन्न किया जाएगा। भारत के लामाइस्ट हिंदू बौद्ध आस्था के तीर्थयात्री चीन के तिब्बत क्षेत्र में कांग रिम्पोचे यानी कैलाश को वो ये बोलने लगे थे, और मानसरोवर यानी मावाम सो रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार जा सकते हैं। चीन के तिब्बती क्षेत्र के लामाइस्ट और बौद्ध आस्था के तीर्थयात्री भारत में बनारस, सारनाथ, गया और सांची की रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार यात्रा कर सकते हैं। ऐसे तीर्थयात्री जो पारंपरिक रूप से लासा की यात्रा करते रहे हैं, वे परंपरा के अनुसार ऐसा करना जारी रख सकते हैं। लेकिन 1959 तक आते आते चीन पूरी तरह से पलटी खा गया। उसने जो समझौता किया था वो मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। भारत से जो भी तीर्थयात्री जा रहे थे उन्हें
परेशान किया जाने लगा, उनमें रुकावटें पैदा की जाने लगी। और देखिए इस वाइट पेपर में कई बातों का जिक्र है, इसका कुछ हिस्सा आपको फिर पढ़कर सुनाता हूँ। और ये क्या है, भारत सरकार द्वारा चीनी काउंसलर को दिया गया अनौपचारिक नोट है ये। इसकी एक लाइन में पढ़कर सुनाता हूँ। कैलाश जाने वाले एक भारतीय तीर्थयात्री को इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने अपने साथ कुछ दवाएं रखी थी। आप देखिए इसमें ये लिखा है। अच्छा, वाइट पेपर में 19 अगस्त 1959 का एक नोट भी है जिसे चीन के विदेश मंत्रालय को दिया गया था। इसमें कहा गया है कि माउंट कैलाश और उसके आसपास के जो 8 गांव हैं उन पर भूटान का 300 वर्षों से अधिक समय से प्रशासनिक अधिकार है। देखिए क्या लिखा है, ये 19 अगस्त 1959 को दिया गया नोट है। इसमें ये हिस्सा देखिए। चीन के तिब्बत क्षेत्र के अंदर 8 गांव हैं जिनके ऊपर भूटान 300 वर्षों से ज़्यादा समय से प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग करता रहा है। माउंट कैलाश के आसपास ये गांव हैं खांगरी, तारचेन, तेखोर, दिराफू, दुजुंग तुफू, जांगचे, छापिक और कोछा। भैया आप नाम हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन। इन इलाकों का प्रशासनिक केंद्र तारचेन 80 डिग्री 20 मिनट पूरब, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वे ना तो तिब्बती कानून के प्रति उत्तरदायी थे और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का तिब्बती टैक्स चुकाया। अब भारत ने ये बात क्यों लिखी चीन को, ये समझिए। क्योंकि भूटान के विदेश मंत्रालय का जो पूरा काम है वो भारत के जिम्मे था। मतलब भूटान का जो विदेश मंत्रालय की गतिविधियां थी वो भारत देखता था। भारत ही उसकी रक्षा का एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी और आज भी कमोबेश यही स्थिति है। इसी वाइट पेपर में कुछ दिलचस्प घटनाओं का जिक्र है। एक हिंदू तीर्थयात्री, एक स्वामी जी का जिक्र है, वो भी मैं आपके सामने ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये नोट 24 सितंबर 1959 को दिया गया था। ये घटना 6 मई 1959 की है जब भारत के एक तीर्थयात्री स्वामी ब्रह्मचारी आत्म चैतन्य को कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीनी सैनिकों ने काफ़ी प्रताड़ित किया था। अब देखिए क्या लिखा है। ये विदेश मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भारत में चीन के दूतावास को दिया गया नोट 24 सितंबर 1959 का है। अब आप देखिए, मैं बहुत बड़ा छोटा छोटा करके पढ़ के सुनाता हूँ। एक भारतीय तीर्थयात्री स्वामी ब्रह्मचारी आत्म चैतन्य कैलाश और मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाते समय 6 मई 1959 को चीनी अधिकारियों ने उसको रोका, उत्पीड़न किया, जिसके वे शिकार हुए। 4 चीनी सैनिकों ने उनसे कठोर पूछताछ की, सामान की तलाशी ली और कुछ सामान जब्त कर लिया। इसमें कुछ दवाएं थी जो होम्योपैथिक थी, जिन पर कुछ आरोप लगाया गया। अच्छा, ये क्या आरोप लगाया चीनी सैनिकों ने कि वे जहर लेकर आ रहे हैं और तिब्बती लोगों को वो मार देंगे। होम्योपैथिक दवाएं थी। 5 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति दी गई और ये कहा कि आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही आएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। मैंने धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया। वो वापस लौटे, फिर उनकी तलाशी ली और उन्हें एक हस्ताक्षर करने के लिए दस्तावेज दिया जिसमें ये कहना था कि आप अपने साथ जहर लेकर आए थे तिब्बत के लोगों को मारने के लिए। आप सोचिए, चीन उस समय से इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि जो हमारे स्वामी जी थे उन्होंने इनकार कर दिया और लेकिन उनको दवाएं नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटने की बाद में अनुमति दे दी, काफ़ी प्रताड़ित करने के बाद। और इस मामले में भारतीय दूतावास लगातार उठाता रहा मुद्दे को। ये इस वाइट पेपर में इसकी चर्चा की गई है। यही नहीं, अभी मैंने आपको स्वामी जी की बात बताई, इसके बाद 26 सितंबर 1959 को जो नोट चीन के प्रधानमंत्री को खुद नेहरू जी ने दिया। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री भी थे। अब उन्होंने एक नोट दिया, उसमें कैलाश मानसरोवर को लेकर और भी कई बातों की चर्चा की गई है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ये इसका हेडर है, चीन के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के पत्र का अनुलग्नक 26 सितंबर 1959। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। डेमचौक और कैलाश रेंज के बीच के चरागाह का उपयोग भारतीय ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से किया जाता रहा है। इस देश के सभी राजस्व रिकॉर्ड साबित करते हैं कि इस क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा कर एकत्र किए गए थे। अब देखिए, और इस क्षेत्र में कई दशकों से एक चेक पोस्ट को बनाए रखा गया। साथियों,
तो देखा आपने, कैलाश मानसरोवर जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र भूमि है, वो नेहरू के आदर्शवाद की वेदी पर कैसे बलि चढ़ गया। लेकिन 70 वर्षों के बाद पहली बार मोदी सरकार फिर उस कैलाश मानसरोवर तक अपनी पहुंच बनाने वाली है। आदि कैलाश की यात्रा तो अब शुरू ही हो रही है। तो इन परिस्थितियों में जो लोग मोदी सरकार पर चीन के हाथों झुक जाने का आरोप लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और आप सभी से भी निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि लगातार झूठे आरोप लगाकर, मैंने शुरू में कई बयान भी दिखाए, कांग्रेस और इसके नेता मोदी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो इन परिस्थितियों में ये वीडियो बड़ा कारगर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों के लिए कई सारी खुशखबरी जल्द ही आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।